फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। देखिए जो भी डेटा हमारे पास आया, अब मैं आपके कोई टेस्ट भी ले लेता हूँ, मार्क्स मेरे पास तो लूज है, तो वो लूज मार्क्स इंडिविजुअली एक्चुअली ही नोट करूं तो उसको बोलते हैं इंडिविजुअल सीरीज। और अगर उसी में जो चीजें रिपीट हो रही हैं मैं उन्हें रिपीटेशन फ्रीक्वेंसी शेप में दिखाऊं, डिस्क्रीट सीरीज। एक रेंज लेके, अगर आपका टोटल मार्क्स की रेंज बहुत बड़ी है, 100 मार्क्स का टेस्ट है, इंडिविजुअली हर एक मार्क को नहीं शो कर सकता, तो 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 कॉन्टिन्यूस सीरीज। मैं कुछ नाम बोलता हूँ, बस आपने ये चेक करना है कि आपने वीडियो में इन टॉपिक से अवेयर हुए या नहीं हुए हमारी कल वाली क्लास में। लेस देन सीरीज, मोर देन सीरीज, ओपन एंड सीरीज। कहीं कंफ्यूजन हो और आप वीडियो देख चुके हो तो फिर मुझसे जरूर पूछो जरा। ओपन एंड सीरीज, इंक्लूसिव सीरीज, एक्सक्लूसिव सीरीज, क्लास लिमिट। ओपन एंड जिसका स्टार्ट भी नहीं पता, एंड भी नहीं पता, जैसे स्टार्टिंग में बता दिया बिलो 50, फिर 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, लास्ट में बोल दिया अबव 100। अब पता नहीं कहां तक जाएगा। ओपन एंड, स्टार्ट और एंड पॉइंट नहीं पता। जो लेस देन है उसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला होता है ना पॉइंट। हाँ, लेस देन सीरीज में वो जो फ्रीक्वेंसी दी होती है वो कम्युलेटिव हो जाती है अगर लेस देन के साथ एक ही फ्रीक्वेंसी गिवन है। बड़ा सिंपल सोचो। मैं हाँ जी सर, एक बार क्यूमुलेटिव वाला फ्रीक्वेंसी वाला मुझे पॉइंट समझ नहीं लगा, वो समझा देना। वो तो भी कई क्वेश्चंस करने हैं हमने, साथ साथ डिस्कशन चलती रहनी है, फिर भी तुम्हारे कहने पे पहले उसे एक्सप्लेन कर देता हूं मैं। तो ये सीरीज के डिफरेंट टाइप्स के बाद फिर इनसे रिलेटेड कुछ कंटेंट्स आए थे जिन्हें हमने डिस्कस किया। क्लास लिमिट, क्लास बाउंड्री, क्लास मार्क, मिड पॉइंट, क्लास साइज, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड लास्ट क्या था? फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। गुड। फिर उसके बाद थोड़ा बहुत एक मैंने डिस्कस किया है कि इनमें से हम जैसे लेस देन और मोर देन सीरीज कन्वर्ट करके ऑजाइब बना के हम क्या कैलकुलेट करते हैं, मीडियन। हम हिस्टोग्राम या डेंसिटी बेस क्या कैलकुलेट करते हैं, मोड। फिर इन्हीं चीजों की थोड़ी ग्राफिक प्रेजेंटेशन में आया था कि ग्राफ पे इनको हम शो कैसे करते हैं, दैट इज कॉल्ड लाइन डायग्राम। और ये लेस देन अजाइव, मोर देन अजाइव कैसे बनता है और हिस्टोग्राम कैसे बनाते हैं। हिस्टोग्राम बना चुके हैं तो उसके थ्रू मोड कैसे कैलकुलेट करते हैं, अजाइव बना चुके हैं तो उसके थ्रू मीडियन कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये हमारा पूरा एरिया इन सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन लेके आएगा। हाँ जी सर, लेस देन और मोर देन हुआ नहीं था कवर में वीडियो में। लेस देन और मोर देन अभी कर लेते हैं कवर, मैं वहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ। टेस्ट लिया और कुछ बच्चों के मार्क्स गिवन है, मार्क्स कुछ भी बोल दो। टेस्ट 100 मार्क्स का था, ये मैंने क्लियर कर दिया। 100 मार्क्स का टेस्ट था, तो बताइए भी एक स्टूडेंट के कितने मार्क्स आए? मूड नहीं बोलने का तो मैं ही लिख देता हूँ। 33639 11 स्टूडेंट है, 11 11 22 एंड ये 30 स्टूडेंट्स का डेटा नोट कर दिया मैंने। यस क्लास। अब इन 30 स्टूडेंट्स के इन मार्क्स को मैं इंडिविजुअली एज इट इज ही स्टडी में कहीं यूज करूं तो उसे इंडिविजुअल सीरीज कहते हैं। बहुत कम मार्क्स ऐसे हैं जो रिपीट हो रहे हैं, क्योंकि आपकी मार्क्स की रेंज बहुत बड़ी थी ना, 100 मार्क्स का टेस्ट था, तो डिस्क्रीट बनाना यहाँ कन्वीनियंट नहीं होगा, मतलब उसका कोई बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। अगर इस सीरीज में कॉन्टिन्यूस सीरीज बनानी हो तो कुछ कैसी सीरीज बनेगी? जैसे 0 to 20, 20 to 10। देखो एक बच्चे ने अभी कहा 0 to 20, 20 to 10, साथ ही बच्चे ने कहा 0 to 10, 10 to 20। अब आप बोलो भाई मैं 0 to 20 लिखूं या 0 to 10 लिखूं? 0 to 10 ठीक है। 0 to 10 ठीक है। 0 to 10 चलता हूं तो 10 क्लासेस बन जाएंगी।
ज्यादातर प्रेफरेबल होता है कि क्लासेस जो हैं वो 6 to 8 बन जाएं, बहुत ज्यादा क्लासेस ना बने और बहुत कम भी ना सर रहें। 15 तक ले लेते हैं, 15 तक ले लेते हैं। तो एक बच्चा कहता सर 15 तक ले लेते हैं, ठीक है। फिर भी मैं 0 to 10 लेके कुछ प्रेजेंट करना चाहता हूँ। 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90, 90 to 100। ये मैंने कौन सी सीरीज बनाई है? इंक्लूसिव सीरीज बनाई है या एक्सक्लूसिव सीरीज बनाई है? सर एक्सक्लूसिव एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव में क्या डिफरेंस होता है? सर इसकी अपर और सेम है। लिमिट अपर और लोअर लिमिट मैच करते हैं। अपर और लोअर, अपर बाउंड्री और लोअर बाउंड्री ऑफ नेक्स्ट क्लास आपस में मैच करती हैं, इसे ओवरलैपिंग भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं इसको? ओवरलैपिंग सीरीज होती है। अब मेरा क्वेश्चन है कि यहाँ इंडिविजुअल सीरीज बनाना ही बेटर होगा या ये इंक्लूसिव बनाना बेटर है या एक्सक्लूसिव? बाय नेचर बोलूं। सर एक्सक्लूसिव वेरिएबल है। ये मार्क्स जो है ये कौन सा वेरिएबल है? डिस्क्रीट वेरिएबल। और जब वेरिएबल डिस्क्रीट हो तो कौन सी सीरीज बनाना बेटर होता है, प्रेफरेबल होता है? थ्योरेटिकली सोच लो, फिर सोच लो। इंक्लूसिव सीरीज, तो इसका मतलब सीरीज कैसी होनी चाहिए थी? 0 to 9, 10 to 19. 0 to 9, 10 to 19. 19, 20 to 29, 30 to 29, 39। हाँ जी, क्लियर है? सर Yes, sir. अगर किसी के 49.5 नंबर होते हैं तो सर वो तो नहीं कहीं आ सकते थे इस केस में? देखो ये तो हमने सीरीज बनाई है, अभी कैलकुलेशन तो नहीं करने लगे। नो सर। और अगर मान लो 49.5 मार्क्स हैं तो मुझे 0 to 9.5 बनाने में क्या प्रॉब्लम है? ये लो, अगर 0.5 मार्क्स आते हैं तो ये भी तो इंक्लूसिव सीरीज ही है, ये कौन सा एक्सक्लूसिव हो गई है? ठीक है सर। फिर उसके आगे बढ़ते हैं। माना इंक्लूसिव सीरीज बना दी, एक थियरी टर्म आपको क्लियर हो गया कि अगर नेचर बाय नेचर वेरिएबल डिस्क्रीट हो तो हम इंक्लूसिव सीरीज प्रेफर करते हैं, याद रहेगा। और बाय नेचर वेरिएबल कॉन्टिन्यूस वेरिएबल हो तो हम एक्सक्लूसिव सीरीज बनाना प्रेफर करते हैं। तो मेरा अगला क्वेश्चन, अब कैलकुलेशन पर्पस क्या करें? क्या इस सीरीज को ऐसे ही रहने दें या इसे कुछ कन्वर्ट करें? हाँ जी, सर इसे कन्वर्ट करना चाहिए। कन्वर्ट करने के लिए जो ये गैप है ना, गैप जैसे 9.5 to 10 जो सीरीज एट प्रेजेंट है मैं इससे ही कर रहा हूँ, जो पहले बनाई थी उसे इग्नोर करो। तो जो गैप है इसे फिनिश करना होता है। गैप कितने का है चेक करना, 0.5 उसका हाफ हाफ दोनों साइड डिवाइड कर देना है, हाफ हाफ दोनों साइड। यस तो ये सीरीज ऐसे कन्वर्ट हो जाएगी। यस सर। For calculation purpose, inclusive series must be converted into exclusive series। तो ये पूरी की पूरी से कन्वर्जन हो जाएगी कि नहीं? ठीक है। फिर हमने जब डिस्क्रीट हो तो हम पहले वो शो करेंगे इंक्लूसिव, उसके बाद एक्सक्लूसिव शो करेंगे। थ्योरी तो यही कहती है कि डिस्क्रीट वेरिएबल है तो इनिशियली जो सीरीज फ्रेम की जाती है वो इंक्लूसिव सीरीज बनाई जाती है, फिर उसे जहां रिक्वायरमेंट हो वहां एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट किया जाता है। मैंने वर्ड यूज किया जहां रिक्वायरमेंट हो। अब मुझे अगर मीन सॉल्व करना है तो जो ये इंक्लूसिव सीरीज है मैं इससे एज इट इज ही सॉल्व कर दूंगा, मुझे कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। +1 में जाओ, जब मीन सॉल्व करते थे क्या कन्वर्ट करने को कहा था मैडम ने कि नहीं कहा था? आपके स्कूल के टीचर ने क्या कहा था? सारों ने कहा है? सारों के लिए कहा था, नोट के लिए। चलो मैम ने अपनी नॉलेज के हिसाब से कह दिया था, ठीक है। एज पर रूल्स
इधर सुन लो, मीन के केस में कन्वर्ट करना जरूरी नहीं होता, मीन के केस में कन्वर्ट करना जरूरी, बोलो, नहीं होता। मीडियन और मोड में जरूरी है। टीचर इसलिए कह देते हैं, वो कहते चलो बच्चे हैं, इनको दो बातें क्यों याद करवानी है, एक ही करवा दो, क्योंकि अगर कन्वर्ट कर भी लें तो कोई आंसर में इफेक्ट नहीं आता, आंसर सेम रहता होता है। कन्वर्ट करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता, रिक्वायरमेंट नहीं होती। मेरी बात को समझ रहे हो कि नहीं? यस सर। वो थोड़ा इजी रखने के लिए टीचर बोल देते हैं कि चल ठीक है यार कन्वर्ट करवा ही दो, यहाँ वो टेक्निकली उस चीज को नहीं समझते और वो कन्वर्ट करने पे भी सेम आंसर आ रहा होता है तो वो वैसे कराते जाते हैं। यहाँ तो कई क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपने +1 में गलत किए होंगे, देखना अभी जब हम अगली प्रैक्टिस में जाएंगे तो कई जगह पे मैं आपको +1 वाले लेवल से इंप्रूव करूंगा। आपने कहीं भी पढ़ा है, आपने वहां कुछ ना कुछ जो गलतियां की है वो यहाँ इंप्रूव करोगे आप। प्रोफेशनली या इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस में कैसे यूज करना है, हम उन वर्किंग को लेके चलेंगे साथ। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। यस Yes, सर। sir. चलिए कन्वर्ट करना आ गया आपको। यस सर। नाम बताओ, नाम, सिर्फ नाम पूछ रहा हूं, इसे क्या कहते हैं? अपर लिमिट सर। अपर लिमिट Sir, upper boundary. नहीं upper limit. सर। अपर क्लास और इसे क्या कहते हैं? अपर क्लास अपर बाउंड्री। हाँ, अपर क्लास बाउंड्री। बाउंड्री और लिमिट का डिफरेंस भी याद हो गया, माइंड में सेट हो गया। Yes, sir. यस सर। चलिए आगे बढ़ता हूं। अब ये फ्रीक्वेंसी कैसे आती है? फ्रीक्वेंसी, अब हमारी अगली टर्म आ रही है फ्रीक्वेंसी। ये फ्रीक्वेंसी देखो कैसे आएगी, चेक करना। सीरीज जब लिखी थी फर्स्ट स्टूडेंट के मार्क्स कितने थे? 50 मार्क्स कहाँ जाएगा? टेली मार्क्स लगाने लगे हैं। फिर 50 to 59.5 में. 59.5 में। यहाँ टेली मार्क्स आ जाएगा, समझ रहे हो? 40 कहाँ जाएगा? 40 to 49.5। 0 कहाँ जाएगा? 49.5। Sir, 0, सर 9.5. 0 to 15 कहाँ जाएगा? 10 to 10 to 19.5. मैंने दो टैलीज और लगा दी, 10 और 12। 18 कहाँ जाएगा? 78 कहाँ जाएगा? 70. Sir, 70 to 79.5. 90 कहाँ जाएगा? अरे इंक्लूसिव के अकॉर्डिंग जाना है, एक्सक्लूसिव के अकॉर्डिंग? नहीं, इंक्लूसिव के अकॉर्डिंग, और इंक्लूसिव के अकॉर्डिंग एग्जैक्ट मार्क्स है वो उस रेंज में जाते जाना है हमने। ठीक है। एक्चुअली क्या होता है, जब हम इंक्लूसिव सीरीज में चल रहे होते हैं ना, तो नंबर को रिपीट तो हो नहीं रहा होता, तो यूनिक होता है नंबर, वो अपनी एक रेंज में ही जाता है। जैसे 9.5 है वो इसी क्लास में आएगा, क्योंकि 9.5 कहीं और नहीं है। बट जब हम एक्सक्लूसिव में देख रहे होते हैं और मैं तुम्हें कहूँ बोलो 9.75 कहाँ जाएगा, तो अब बोलो कहाँ जाएगा, क्योंकि वो तो दो जगह लिखा नजर आ रहा है। हाँ, सेकेंड क्लास में जाएगा 9.75 to 19.75। बिल्कुल ठीक बोल रहे हो आप। आगे बढ़े। सर अपर लिमिट इग्नोर हो जाएगी। हाँ, अपर लिमिट इग्नोर हो जाएगी, अपर बाउंड्री इग्नोर हो जाएगी। बाउंड्री बोलो, लिमिट नहीं। यस यस। तो 12 कहाँ जाएगा? 12 10 to 19.5। 5 0 to 9.5। 7 8 0 to 9.5। 7 8 दोनों उसी क्लास में थे। 15 इस क्लास में, 18 इस क्लास में, 20 25 22 to 9.5। 35 49 30 से 30। 44 35 38 0 0 2 times 1 2 5 2 17 32 27 29 हो गए टेली मार्क्स। यस सर। अब आप देखिए यहाँ हमारे 60 to 70 में, 80 to 90 में तो कोई फ्रीक्वेंसी ही नहीं आई। चेक करो जरा, है ना?
यस सर। अब ध्यान से सुनना जरा, मैं प्रेजेंटेशन थोड़ी सी चेंज करने लगा हूं। अगर मैं इस सीरीज को ऐसे लिखा होता 10 0 से था स्टार्ट, 0 to 9.5, या 10 कह लेता हूं, 0 to 9.75, 9.75 to 19.75, 19.75 to 29.75 to 39.75 to 49.75। अब 49.75 तक ही मेनली फ्रीक्वेंसीज आ रही हैं, उसके आगे 100 तक मार्क्स जरूर है। अगर मैं लास्ट में जाके लिख देता, कोई बोलेगा? सर अब ओपन एंडेड है ये, तो क्या ठीक होता ये? नो सर बिल्कुल सेम नहीं रहेगी। बच्चे ऐसा है, एक तो मेरी क्लासेस भी 6 हो गई, मैंने पहले ही कहा था 6 to 8 में क्लासेस हो ज्यादा अच्छा है, वो 10 क्लासेस थी। दूसरा प्रेजेंटेशन भी ज्यादा बेटर हो गई, क्योंकि जहां जहां ज्यादा फ्रीक्वेंसीज थी उनको तो मैंने बिल्कुल इंपॉर्टेंस दी, जहां फ्रीक्वेंसीज नेग्लिजिबल थी तो उनको एक ग्रुप बना दिया। तो ओपन एंड सीरीज को तब प्रेफर किया जाता है जब एक रेंज तक तो काफी ज्यादा फ्रीक्वेंसीज हो, उसके बाद बहुत ही कम रेयर फ्रीक्वेंसीज आ रही हो, तो उसे एक पूरे ग्रुप में शो कर दिया जाता है और ज्यादा कन्वीनियंट रहेगा ये। अब अगर मैं किसी बच्चे की ये बात मान के कि मैं कहता नहीं भी 5-6 क्लासेस चाहिए, मैं अगर उसकी बात से एग्री करके 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60 ऐसे क्लासेस बना लेता तो प्रॉब्लम आनी थी। कोई बच्चा बता सकता है 0 to 20, 20 to 40 अगर मैं ऐसे क्लास बनाता तो प्रॉब्लम क्या आनी थी? सर नंबर कम रहेगा ना। हाँ, 5 एक तो क्लासेस कम बनी है, ऊपर से इन्हीं क्लासेस में फ्रीक्वेंसी आनी थी, यहाँ तो नेग्लिजिबल ही होना था। 60 to 80 में 1 फ्रीक्वेंसी होनी थी, 80 to 100 में भी 1 होनी थी, बाकी सारा एरिया ऊपर चला जाना था। और जब कोई भी मैं कैलकुलेशन करता फर्दर, जैसे मीन कैलकुलेट करता, मीडियन कैलकुलेट करता, तो वो बेटर प्रेजेंटेशन नहीं बन पाती। क्योंकि जब हम मीन कैलकुलेट करते हैं ना ग्रुप सीरीज में, तो हम 0 to 20 एक बहुत बड़ी रेंज ले ली, उसके अंदर फ्रीक्वेंसीज हैं, अगर मैं ऊपर से ही चेक कर लूं 5, 10, 16 फ्रीक्वेंसीज हैं, तो हमें ये अज्यूम करना पड़ता है कि हर एक फ्रीक्वेंसी की फिगर जो है वो उस क्लास की मिड वैल्यू दैट इज 10 है। दैट मीन्स मैंने 5 को भी 10 रीड किया, मैंने 0 को भी 10 रीड किया, मैंने 15 को भी 10 रीड किया, मतलब हर वैल्यू में उस क्लास की मिड वैल्यू रीड कर रहा हूं। मेरी बात को समझ रहे हो कि नहीं? जिस रीजन से अप्रोक्सीमेशन इफेक्ट जो होते हैं वो दूर हो जाते हैं और हमारा आंसर उतना ज्यादा रिलायबल नहीं रहता। सर 10 वाला लॉजिक समझ नहीं आया थोड़ा सा। यस सर सर प्लीज। मैंने ना थोड़ा सा ना एडवांस लॉजिक बताना शुरू कर दिया, स्टेप बाय स्टेप चलने की बजाय। जैसे वो बात हो गई यहाँ पर कि एक छत पे जाना था हमने, हमारे घर की रूफ पे जाना था, सीढ़ी नहीं लगाई मैंने, सीधे जंप करा दिया आपको। अब आपको मुश्किल लग रहा है, हो रहा है ऐसा कि नहीं? यस सर। हाँ, तो Yes. 2 स्टेप्स और बताऊंगा तो यही चीज इजी लगेगी। एक्चुअली क्या होता है, हम कॉन्टिन्यूस सीरीज बनाते ही क्यों हैं, इस पॉइंट पे आए। क्यों बनाते हैं हम कॉन्टिन्यूस सीरीज? बताओ क्यों बनाते हैं कॉन्टिन्यूस सीरीज? सर एवरेजेस निकालने के लिए। नहीं, जो आपका एक्चुअल डेटा होता है जिसे हम इंडिविजुअल सीरीज कहते हैं, वो होता है काउंटिंग में बड़ा। जैसे कुछ 50 स्टूडेंट, 100 स्टूडेंट का आपने टेस्ट लिया, अब 100 के 100 स्टूडेंट को आप इंडिविजुअली दिखाते तो बहुत बड़ा डेटा हो जाना था, जिसे किसी के लिए भी पढ़ना समझना टफ हो जाना था। हम उसको थोड़ा सा रिड्यूस करने के लिए, प्रॉपर रिप्रेजेंटेटिव बनाने के लिए या डिस्क्रीट सीरीज या कॉन्टिन्यूस सीरीज बनाते हैं। एक्चुअली इंडिविजुअल डिस्क्रीट तो एक ही चीज है ना, बस उसी को उसको प्रेजेंटेबल कर रहे हैं ताकि कैलकुलेशन भी इजी हो जाए हमारी। कॉन्टिन्यूस सीरीज हम तब प्रेफर करते हैं जब आपकी क्लास की रेंज बड़ी हो,
जैसे 100 मार्क्स का टेस्ट है तो किसी के 0 भी हैं, किसी के 100 भी हैं, बीच में पूरी रेंज में मार्क्स चल रहे हैं और स्टूडेंट्स भी काफ़ी हैं, 70-80 स्टूडेंट्स हैं हमारी क्लास में। अब उनको मैं इंडिविजुअली लिखूं तो बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगी, तो उसकी बजाय हमने एक रेंज बना के लिख देते हैं कि 0 to 10 मार्क्स के बीच में कितने स्टूडेंट्स हैं, 10 to 15 मार्क्स के बीच में कितने स्टूडेंट हैं। जब मैं ये लिखता हूँ ना कि 0 to 10 में इतने स्टूडेंट्स हैं जी, 5 हैं, फिर 10 to 20 में मैं कह देता हूँ 7 स्टूडेंट्स हैं, फिर मैं कहता हूँ 20 to 30 में 8 स्टूडेंट्स हैं, 30 to 40 में 5 स्टूडेंट्स हैं, 40 to 50 में 9 स्टूडेंट्स हैं। जब मैं ऐसे लिख रहा होता हूँ, मैं एक्चुअल फिगर या मार्क्स की आइडेंटिटी को खत्म कर देता हूं। अब बताओ, किसी बच्चे के मार्क्स 4 आए थे, 4 आए थे, है ना? यस सर। तो हमने कौन सी क्लास में, इस क्लास में लिख लिया, पहले वाली क्लास 0 to 10। 0 to 10 में लिख दिया। अब एक्चुअली 4 मार्क्स आए थे, लेकिन मैंने तुम्हें ये सीरीज बना के दे दी। अब तुम्हें कहीं से भी पता चलेगा कि यहाँ जो 0 to 10 में जो 5 बच्चे हैं उनमें से एक बच्चे के 4 मार्क्स आए थे। बोलो, अब पता चल रहा है क्या? क्या कहीं से भी कोई एविडेंस मिल रहा है? नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, किसी बच्चे के 8 मार्क्स भी आए होंगे, सोच रहे हो कि नहीं? किसी के क्या होंगे? 8 मार्क्स भी होंगे, किसी के 4 भी होंगे, किसी के 5 भी होंगे। लेकिन अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ इस रेंज में जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबके मार्क्स को अज्यूम करेंगे। क्या करेंगे? हाँ भाई, कि हर बच्चे के मार्क्स समझ लो 5 ही थे। इससे ये होगा, किसी के एक्चुअली 4 थे, हमने 1 प्लस ले लिया, किसी के एक्चुअली 6 थे, हम 1 माइनस ले लिया। अप्रॉक्सीमेशन इफेक्ट में सोचा जाता है चल बराबर ही हो गया, कहीं ज्यादा तो कहीं कम। समझ रहे हो? आगे बोलूं? यस सर, आगे। यस सर। हाँ, अब मान लो कि मैं बहुत बड़ी क्लास बना दूं, मैं 0 to 20 की क्लास बना दूं, 0 to 20 की, तो हर बच्चे के मार्क्स कितने अज्यूम किए जाएंगे? बोलो। 10। अब किसी के 0 मार्क्स हैं, उसे भी 10 अज्यूम किया जाएगा। मान लो 0 वाले बच्चे ज्यादा हैं, 0 वाले बच्चे क्या हैं? बोलो, ज्यादा है। 0 वाले बच्चे हैं, मान लो यहाँ फ्रीक्वेंसी थी 15, 0 में ही 7 स्टूडेंट्स हैं। अब अगर ये 0 to 20 लेने की बजाय मेरी क्लास ली होती मैंने 0 to 10, 10 to 20, और फ्रीक्वेंसी इसकी ब्रेकअप बता देता हूं कि यहाँ मेरी फ्रीक्वेंसी होती 12 और यहाँ होती 3। मान लो 10 to 20 में बच्चे ही बहुत कम है और 0 ही बहुत बच्चों के मार्क्स हैं। तो जब मैं मिड वैल्यू लेता तो यहाँ मैं मिड वैल्यू कितनी लेता? बोलो। 550। अब सोचो थोड़ा सा मेरे साथ, ज्यादा एक्यूरेट फिगर कहाँ होती मेरी, ज्यादा एक्यूरेसी कहाँ होती? 0 to 10। जितनी ज्यादा छोटी ब्रेकअप होती। मेरी बात को समझ रहे हो कि नहीं? यस सर। जितनी ज्यादा छोटी क्लास इंटरवल रखोगे, जितना पॉसिबल हो सके। अब इससे भी ज्यादा एक्यूरेसी कब आएगी? अगर मैं 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 0 to 5। 15 to 20 वाली ऐसे फ्रीक्वेंसीज बनाऊं, उसमें भी टोटल यही 15 स्टूडेंट्स ही होंगे। हो सकता है यहाँ 7 स्टूडेंट्स तो इसी रेंज में है, 7 से भी ज्यादा कर देते हैं, 9, 10 स्टूडेंट इस रेंज में है, 2 इसमें है, 3 इसमें है, इसमें कोई भी नहीं है। तो अब बोलो, जो हमारे एक्चुअल मार्क्स थे उसको ज्यादा प्रेजेंट कौन कर रहा है? 0 to 5। जितनी छोटी ब्रेकअप होगी। अच्छा, छोटी ब्रेकअप करने से मना कौन करता है? जब क्लास की रेंज बड़ी हो। जैसे 100 मार्क्स का टेस्ट है, 100 मार्क्स का टेस्ट है तो वो हमें अलाउ नहीं करेगा भाई 0 to 5 वाली ब्रेकअप करो आप। क्यों? क्योंकि फिर 20 क्लासेस बन जाएंगी, 20 क्लासेस रिकमेंड नहीं की जाती। मेरी बात को समझ रहे हो? अब मैं यही उसी पोजीशन पे तुम्हें एक बात दिखाऊं, मैं कहूं माना 100 मार्क्स का टेस्ट है, लेकिन सिर्फ 1-2 स्टूडेंट्स ही हैं जिन्होंने 50 से ज्यादा मार्क्स लिए हैं, तो मैं ऐसा ना करूं 0 to 5, 5 to 10, 50 तक लेके अबव 50 एक ही ग्रुप रख दूं, क्लासेस भी 11 बनी, प्रेजेंटेशन भी ज्यादा अच्छी हो गई। अच्छा, अब मैंने स्टेप्स लगा दिए ना रूफ पे जाने के लिए। यस सर। अभी और भी बेटर इसे एक्सप्लेन करेंगे, कुछ और क्वेश्चंस आते हैं, इनको और डिस्कस करते हैं। एक्चुअली आप लोगों ने आज तक जो पढ़ा है, आपको बनी बनाई सीरीज आपके सामने आ जाती है,
लेकिन जब आप अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली इन चीजों को अप्लाई करते हैं तो सीरीज खुद बनानी होती है। तो सीरीज बनाने का भी एक सिस्टम है, ऐसे थोड़ी मनमर्जी से कोई भी सीरीज बना लोगी। आपको तो एक सीरीज मिल गई, आपको कहा जी मीन सॉल्व कर दो, आपने कर दिया, रटा रटाया मेथड। आपके माइंड में सेट है कि क्लास इंटरवल की मिड वैल्यू ले लेनी है। किसी बच्चे को ये, कई बच्चों को ऐसा आइडिया नहीं होता ये मिड ही क्यों लिया, इसका मिड का मीनिंग क्या है, इसका मतलब हर बच्चे के मार्क्स को उतने से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अच्छा, ये बच्चे तो किसी को भी नहीं पता होगा कि जब हम ग्रुपिंग करते हैं तो जो मीन आता है वो एक अप्रोक्सीमेट आंसर होता है, एक्चुअल तो होता ही नहीं। अब मेरा क्वेश्चन, एक्चुअल क्यों नहीं होता वो? सर जैसे ये एग्जांपल मिड पॉइंट अज्यूम करते हैं, क्योंकि एक्चुअल मार्क्स को मैंने किसी ना किसी रेंज में रख दिया ना। अब एक्चुअल मार्क्स, यहीं आ जाओ, ये 10 स्टूडेंट्स हैं, मतलब यहाँ 0 to 5 में एक्चुअल मार्क्स अगर मैं कहूँ, ये लो एक्चुअल लिखने लगा हूं मैं, एक्चुअल 7 स्टूडेंट्स के तो 0 मार्क्स थे, 3 and 3 6 7। अच्छा, 3 बच्चों के मार्क्स, एक के 2 थे, एक के 2 थे, एक के 3 थे। लो, ये हो गए मेरे कितने, 10 स्टूडेंट्स। अब एक्चुअल में इसका मैं टोटल देखूं तो कितना है, 4 and 3 7 है। एक्चुअल टोटल कितना है? हाँ जी, एक्चुअल टोटल कितना है, बोलो जल्दी। 7 है। जबकि जब मैंने, मेरी मजबूरी थी कि मुझे क्लास लेनी पड़ी, जब मैंने इस मजबूरी में लिया, हर बच्चे के मार्क्स में 2.5 अज्यूम करूंगा, और मेरे अकॉर्डिंग एक्चुअल टोटल क्या हो गया, 25। अगर मैंने मजबूरी ली होती, मैंने इन 7 स्टूडेंट्स को इस रेंज में रखा होता, मेरे हर स्टूडेंट के मार्क्स 10 हो जाने थे। ये टोटल में 10 स्टूडेंट है, और मेरा एफएक्स कितना हो जाना था, बोलो 100। कहां एक्चुअली, सोचो कहां एक्चुअली 7, कहां पहुंच गया 25, कहां पहुंच गया 100, और कहां वो ऊपर वाली क्लास में चला जाएगा 50 पे। एक्यूरेट कौन सा है, ज्यादा क्लोज कौन सा है, 25। लेकिन क्या 25 परफेक्ट है? नो। अच्छा, मानना यहां थोड़ा अप आ गया, यहां थोड़ा अप आ गया, तो किसी अगली क्लास में थोड़ा डाउन आ जाएगा, क्योंकि मे बी अगली क्लास में ज्यादातर स्टूडेंट्स के मार्क्स 9 या 8 हो, और मैं हर किसी के जब मार्क्स 7.5 अज्यूम करूंगा, तो मे बी मेरा कैलकुलेशन डाउन और एक्चुअल कैलकुलेशन अप हो, तो कॉम्पनसेशन इफेक्ट हो जाएगा। आप समझ रहे हो कि नहीं? तो यहां हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि कहीं ना कहीं कॉम्पनसेशन इफेक्ट में हमारा मीन अप्रोक्सीमेटली वो आ गया जो एक्चुअली एवरेज था। सर जहाँ पे आपने एफेक्ट लिखे वहाँ पे 150 नहीं आना चाहिए। 150 कहाँ? नहीं, मैंने ना 10, मैंने सिर्फ उन 10 स्टूडेंट्स के लिए अभी बोला, जो 5 स्टूडेंट और है मैं उन्हें, उनकी बात नहीं की। मैंने उन 10 स्टूडेंट्स जिनके 7 टोटल है, उन 10 को ही आगे दिखाया है कि उन 10 स्टूडेंट्स को, 15 हटाओ ना, मेरी बात को समझ रहे हो कि नहीं? मैं उन 10 स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग पोजीशन में बात कर रहा हूं। फिर मैंने 7 में कौन सा, वो बाकी के 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स काउंट किए हैं जो मैं ऊपर काउंट करूं। मेरा ना एक छोटा सा क्वेश्चन है, चलिए आंसर दीजिए जरा। हाँ जी बच्चे, क्वेश्चन है, बताइए कोई मैच हुआ, क्रिकेट मैच, 50 ओवर्स का मैच था। अगर मैं 50 के 50 ओवर्स के जो स्कोर हैं वो कहीं आपके सामने नोट करके रख दूं, वो ज्यादा बेटर है? उससे किसी वर्किंग को समझ पाओगे, या 50 मैचेस के स्कोर के मैं आपको बार ग्राफ बना दूं, या उसकी क्लासेस बना के स्कोर लिख दूं? क्या चीज ज्यादा बेटर होगी? सर क्लासेस ग्राफ बनाना तो बेस्ट हो जाएगा, ग्राफ बनाने से ऊपर तो कुछ नहीं, एक ही नजर में हमें हर चीज समझ लग जाएगी, लेकिन फिर भी एक्यूरेसी जो है वो किसी टेबल के थ्रू ज्यादा मेंटेन हो सकेगी। और अगर हम बात करें एक्चुअल में 50 मार्क्स वो उनके ओवर्स के स्कोर लिखूं, तो वो बड़ा बोरिंग हो जाएगा, रीडेबल भी नहीं होगा, पढ़ने वाले तो थोड़ी देर में ही बोर होके छोड़ो यार ये नहीं देखना हमने,
या ये एवरेज हम नहीं देखेंगे, हम नहीं ढूंढेंगे कि कौन कौन से ओवर में हाईएस्ट स्कोर गए हैं, कहाँ हाई रेंज गई है, लो रेंज गई है, वो ट्रेस करना टफ नहीं होगा किसी भी लेमैन के लिए। तो जब भी वर्किंग इंडिविजुअल सीरीज में जो फिगर्स होती हैं वो ज्यादा होती हैं काउंटिंग में, तो हमेशा प्रेफरेबल होता है कि उसकी ना कंटिन्यूस सीरीज ही बना ली जाए। दिस इज कॉल्ड स्टैटिस्टिकल टेबल। और फिर उसको आगे और प्रेजेंटेबल करने के लिए उसके ग्राफ हैं, आगे चार्ट्स हैं, वो गिव हैं। जैसे आप याद है मैच देखते हो तो सीधा एक ग्राफ लाइन ऐसे जा रही होती है, ये लो जी ये ग्राफ जा रहा है, ऐसे नीचे लिखे होते हैं ओवर ओवर 1 2 3 4, तो जो मार्क्स हैं 0 से स्टार्ट हुआ था ऐसे जा रहा होता है, ऐसे जा रहा होता है, याद है? ये कोई एक टीम है, कोई दूसरी टीम के स्कोर ऐसे जा रहे होते हैं, है ना? यस सर। 1 मिनट में पता चलता है टर्निंग पॉइंट क्या था, पता चलता है कि नहीं चलता कि यहाँ कोई विकेट फॉल हुई थी, उससे डाउन आया, अगली विकेट फॉल के बाद वो वैसे डाउन चले गए, अदरवाइज ये टीम भी विनिंग टीम हो सकती थी। ये टर्निंग पॉइंट भी आप मतलब इसको बोलते हैं हिडन ट्रेंड भी हम 1 मिनट में ऑब्जर्व कर लेते हैं। ये तो ऑब्जर्व चार्ट बनाया मैंने, अगर यही मैं इसका बार बनाता मतलब ओवर वाइज, एक ओवर के स्कोर दूसरे ओवर के स्कोर, तो इस बार से मुझे एकदम से नजर आ जाता कि हाईएस्ट स्कोर कौन से ओवर्स में रहे हैं, मतलब हाईएस्ट जोन में वो जो बार है उनकी पीक कहाँ हाईएस्ट में रही है, और कौन से ओवर्स में जो स्कोर है कम रहे हैं। मतलब ऑब्जर्वेशन इजी हो जाती, अंडरस्टैंडिंग इजी हो जाती कि नहीं? Yes. और अगर यही मैं ये वाली रेंज भी 0 to 5 ओवर्स, 5 to 10 ओवर्स, मतलब 5-5 ओवर्स, आप देखो ना अगर 50 ओवर्स हैं और बहुत 50 बार्स बन रही हैं तो वो भी रीड करना टफ होगा, तो उसे भी मैं 5-5 ओवर का एक ग्रुप बना दूं तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा कि नहीं? फिर और आगे आता हूं, लास्ट वाले 10 अगर ओवर में कोई स्कोर बने ही नहीं है तो लास्ट वाले 10 ओवर का एक ग्रुप इकट्ठा करके बाकियों को मैं मतलब छोटी यूनिट में, जैसे लास्ट वाले 10 ओवर इकट्ठे कर दूं, पहले वाले 2-2 ओवर का एक अलग ब्लॉक बना के फिर प्रेजेंट करूं, वो और भी बेटर प्रेजेंटेशन बनेगी। यस सर। अभी आपका कोई क्वेश्चन है माइंड में वो बोलो पहले तो, कोई क्वेश्चन? किसी को कोई क्वेश्चन है अभी, डाउट? नहीं है तो आज सबसे पहले पिछले टॉपिक की फ्रीक्वेंसी प्रेजेंटेशन की वीडियो को चेक करो, उसको देखने के बाद बैक क्वेश्चन ट्राई करो, आपके जो डाउट्स आते हैं फिर उसके साथ हम आगे कंटिन्यू करेंगे।